वेलकम टू बीसीसी नॉलेज हब। हम पढ़ रहे थे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसका आज हम पार्ट 2 जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि कैसे तत्व के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उनको एक नियम अनुसार एक सारणी में व्यवस्थित करना बहुत आवश्यक हो गया। और 118 तत्व ज्ञात थे, जिसमें कि 94 तत्व जो है वो नेचुरल थे, बाकी सब बाद में आर्टिफिशियली बनाए गए थे। और हमने पढ़ा कि किस प्रकार से वैज्ञानिकों ने अलग अलग नियम लाए, जैसे कि डोबेराइनर ने त्रिक नियम लाया, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। बाद में अष्टक नियम आया, अष्टक नियम भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि उसमें बहुत लिमिटेशंस थी। उसके बाद मेंडलीफ जी आए और मेंडलीफ ने काफ़ी अच्छी जो है वो आवर्त सारणी बनाई, उसके बावजूद उसमें कुछ लिमिटेशंस देखने को मिली। और उसके बाद अंततः जो है वो मोज़ले जी आए, यानी वैज्ञानिक आए मोज़ले, जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। ये मोज़ले, इनका सन जो है 1913 में जो है ये आए, जो कि हेनरी मोज़ले के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। और इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। ये आवर्त सारणी काफ़ी लिमिटेशंस जो है वो रिजॉल्व कर सकती थी, यानी बहुत सारी कमियां जो है उसने दूर कर दी आवर्त सारणी से। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको बात क्या याद रखने वाली है कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। मतलब कहने का ये है कि अभी तक जो भी आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया गया था वो किसी भी वैज्ञानिक के द्वारा वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था, बट मोज़ले जी ने इसका वर्गीकरण परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर किया। तो परमाणु क्रमांक मैं आपको याद दिला दूं कि परमाणु क्रमांक हमेशा क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी न्यूट्रल एटम में या किसी भी न्यूट्रल एटम में अगर आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे तो वही उसका परमाणु क्रमांक होता है, या प्रोटॉनों की संख्या देखें वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना 11 है। इसका तात्पर्य ये है कि सोडियम में कुल मिलाकर 11 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे या 11 प्रोटॉन उपस्थित होंगे, जबकि सोडियम अपने न्यूट्रल फॉर्म में है। तो इनका आधार जो है वो परमाणु क्रमांक था। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इस आधार पर वर्गीकरण करने पे इनको क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हो गई। तो देखिए, वर्गीकरण जो था इन्होंने जो किया वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती आरोही क्रम में था, मतलब बढ़ते हुए क्रम में था। मतलब 1, 2, 3, 4 जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते गए तत्वों के, उन्होंने उसी हिसाब से उसको अरेंज कर दिया। तो देखेंगे आप कि जब ऐसा अरेंज करने पे क्या क्या आवर्त सारणी में तत्वों की विस्तृति होती है, हम देखते हैं। यहाँ से हम सीधा जो है पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी पे आते हैं और यहीं से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इन्होंने कित समूह और आवर्त में बांटा, जिस प्रकार से मेंडलीफ ने किया था। बट यहाँ कुछ समूह जो है काफ़ी बढ़ा दिए गए, जैसे कि यहाँ पे टोटल 18 समूह लिए गए। यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ पे 18 समूह लिए गए जो कि स्तंभ थे, और श्रेणियाँ ली गई कितने, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 श्रेणियाँ ली गई। इन श्रेणियों में देखिए जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व है ये भी 6 और 7 श्रेणी में ही आता है। अगर आप देखेंगे 57 के बाद 72 आ जाता है, तो 57 के बाद 58, 9 यहाँ से 71 और फिर 72 आ जाता है। और 7वीं श्रेणी में देखेंगे 89 के बाद जो है वो 90 आता है थोरियम, और यहाँ 103 जो है वो लॉरेंशियम के बाद यहाँ पे 104 पे जो है वो ये वाला तत्व आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को क्यों अलग किया गया, इसका रीज़न ये था क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट में आते हैं। अपनी आगे की कक्षाओं में आप पढ़ेंगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं। तो अभी यूँ समझ लें आप कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट में आते हैं, इसलिए इनको अलग कर दिया गया। और उसके बाद जो है वो इस प्रकार से 7 श्रेणियाँ और 18 समूह बना दिए गए। तो अगर आप देखेंगे तो समूहों में जितने भी एलिमेंट उपस्थित होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, हम पहले समूह की मैं बात कर रहा हूँ, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब की गुणधर्म जो है वो समान होंगे, जो है एक जैसे गुणधर्म वो शो करेंगे। इसी प्रकार से समूह 2 में जो गुणधर्म होंगे समान होंगे। गुणधर्मों के आधार पर इन्होंने इस प्रकार से इसको बांट दिया। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो सारणी के बाईं ओर उपस्थित जो भी एलिमेंट है वो ज़्यादातर कैसे हैं, वो धातु हैं। और सारणी के दाईं ओर उपस्थित जो एलिमेंट है वो कैसे ज़्यादातर अधातु हैं। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो कि उपधातु की श्रेणी में आते हैं, जिनको इस
सीढ़ी नुमा जो है स्ट्रक्चर से अलग किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि बोरान है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, टेलिरियम है। तो ये सब जो है उपधातु यानी कि धातु और अधातु दोनों की श्रेणी में ही आते हैं। तो इनको अलग इस प्रकार से कर दिया गया है। तो ये आवर्त सारणी में देखिए बहुत सारे गुण थे और बहुत सारे लिमिटेशंस को उसने रिमूव कर दिया। जैसे कि इसमें कह सकते हैं कि इनर्ट गैसेस जो अक्रिय गैसें थी उनको एक अपना अलग समूह, अपना एक अलग ग्रुप मिल गया जो कि 18वें समूह में रखा गया। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इसको अलग समूह मिल गया। धातुओं को अलग, अधातुओं को अलग जगह मिली, उपधातुओं को अलग जगह मिली, रेडियो एक्टिव्स को अलग जगह मिली और सभी को देखिए परमाणु के बढ़ते हुए, परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रमों में रखा गया। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 किस हिसाब से इसको अरेंज किया गया है। तो अभी एक चीज़ दो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे एक्चुअली आपको समझने की ज़रूरत है, वो हम धीरे धीरे आवर्त सारणी को बार बार आके देखेंगे और समझेंगे। पहले कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं कि आवर्त सारणी में आप देखेंगे कुछ कह सकते हैं कि पॉइंट्स से बहुत अच्छे उसको आप समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे फ्लोरीन क्लोरीन जो समूह 17 के तत्व हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम यहाँ से एक चीज़ देखेंगे कोशों के बारे में। अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि कैसे किसी नाभिक के बाहर जो है कोश होते हैं, वो के बाहर होता है L, उसके बाहर होता है MnO_P, मैंने आपको बताया था। तो कोश किस हिसाब से KLMNO_P। तो इस प्रकार से कोश जो है वो होते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वैसे वैसे कोश जो है वो भरते चले जाते हैं। तो इस आवर्त सारणी में कोशों का एक अपना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था और मैं इस चीज़ को आपको आवर्त सारणी से समझाने की कोशिश करूँगा जो चीज़ यहाँ पे लिखी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से कोशों के आधार पर इन परमाणुओं का जो है वर्गीकरण किया गया है। तो हम पहले कोश को देखते हैं। तो पहले हम आवर्त को देखते हैं। यहाँ पे टोटल 2 एलिमेंट्स रखे गए हैं, दूसरे में 8 रखे गए हैं, फिर 8 है, फिर उसके बाद 18 है, फिर 18 है और फिर 32 है और फिर 32 है। इस चीज़ को आप थोड़ा याद रखिएगा। 2 8 8 18 18 32 32 इस प्रकार से एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन की बात करेंगे तो देखिए अगर यहाँ पे मान लीजिए कि K है कोश, यहाँ पे L है KLM, ठीक है। मैं ज़्यादा आगे नहीं जा रहा हूँ, आपके सिलेबस में ज़्यादा विस्तार से नहीं है। अभी आप समझ जाएंगे मैंने KLM यहाँ पे क्यों लिखा है। अगर आपने जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से कोशों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। मान लीजिए कि हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे हीलियम है। हम चलिए हीलियम की बात करते हैं। हीलियम को मैंने बोला कि इसमें इस समूह में इस आवर्त में 2 तत्व हैं और इसमें सिर्फ K मैंने लिखा। इसका मतलब जब हीलियम को आप बनाएंगे तो इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ एक ही कोश आता है K, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, या कह सकते हैं 2 ही प्रोटॉन उपस्थित है। इसी प्रकार से जब आगे बढ़ेंगे आप तो देखेंगे लिथियम वाले आवर्त में क्या है। अगर हम देखते हैं कि लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या है कि 3 को अगर आप डिवाइड करेंगे, लिथियम की बात करेंगे तो ये बनेगा 2 और 1, ठीक है। इसका मतलब इसमें 2 कोश है, एक यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे आएगा और 1 यहाँ पे आएगा। तो ये K हो गया, ये L हो गया। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया है। तो K और L, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा L, मतलब K और L इसमें दोनों कक्षाएँ होंगी। तीसरे में आप देखेंगे तो यहाँ पे सोडियम की चलिए मैं बात करता हूँ। अगर आप लिथियम के अलावा बेरिलियम को लेते हैं, आप कहेंगे कि बेरिलियम के आगे चलिए मैं बात करता हूँ बोरान की। आप कहेंगे कि बोरान में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 है। तो देखिए बोरान में कितनी कक्षाएं होंगी, इसमें भी 2 ही होंगी। मतलब 5 का मतलब कितना हो गया, 2 और 3। इसको आप डिवाइड करेंगे, 2 इसमें आएगा, 3 इसमें आएगा। तो कहने का मतलब है कि इस आवर्त में कक्षा जो है वो फिक्स है, K और L होगी। इसी प्रकार से तीसरे आवर्त में आप देखिएगा खुद बना के, तो KLM ये 3 कक्षाएं ही होंगी इसमें तीसरे आवर्त में। तो मतलब हर एक आवर्त के साथ जो है एक कक्षा जो है वो बढ़ती जाती है। इसमें KLMN होगा, तो हर आवर्त के साथ एक कक्षा बढ़ती जाती है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात एक नोटिस करने वाली क्या है कि हाइड्रोजन से जैसे आप नीचे आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि लिथियम की आप बात कर रहे हैं, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 3 है। अब उसी आपसे सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, वो 11 है। मगर दोनों की जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वो समान होंगे, क्योंकि लिथियम को हम लिखते हैं 2 और 1 और सोडियम को लिखते हैं 2 8 और 1, क्योंकि ये संपूर्ण हो जाते हैं
अगर आप कक्षा में भरेंगे तो आपको पता होगा कि हर कक्षा की एक लिमिट होती है इलेक्ट्रॉन भरने की। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर नहीं आपको पता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए किस प्रकार से दिया हुआ है। इसका सूत्र जो है वो 2n क्या होता है, स्क्वायर होता है। अगर आप के कोश की बात कर रहे हैं तो के जो है KLMNOP। चलिए ऐसे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप के की बात करते हैं तो 2n स्क्वायर आप सूत्र लगाइए, तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 2। मतलब के कोश में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रखे जा सकते हैं। इसी प्रकार से एल कोश की बात करेंगे तो 2 × 2 स्क्वायर कितने हो गए, एल कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन्स ही भरे जा सकते हैं। इसी प्रकार से आप m को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे m जो है ये ब्रैकेट है, ठीक है, इस बात समझिएगा क्योंकि ये होल स्क्वायर है। तो ये आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 दूना 18, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन m में उपस्थित हो सकते हैं। तो देखिए यही है कि आप जो मैंने शुरू से आपको बताया है कि KLMNO कोश होते हैं। तो ये कोश जो होते हैं, जो कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक निश्चित संख्या होती है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जब आवर्त सारणी में आप देखते हैं तो आवर्त सारणी में इन कक्षाओं की संख्या निश्चित होती है। तो अगर आप उदाहरण के तौर पे एक और ले लीजिए कि अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो ऑक्सीजन में कितने टोटल आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, परमाणु संख्या कितनी है, 8 है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये निश्चित है, जितनी परमाणु संख्या होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित होंगे अगर वो एलिमेंट न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल में क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि धन या ऋण मतलब प्लस या माइनस का चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं या दिए गए हैं, तो उसमें ये नियम लागू नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की आप बात करेंगे तो मैं इसको बार बार 2 और 6 मैंने अपने से नहीं लिखा। तो देखिए इसमें होता क्या है कि आप कक्षाओं की बात करेंगे तो पहले के आता है फिर एल आता है। तो के में तो आपने मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं भर दिए, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया। बट होता क्या है कि जब एल की बारी आती है तो एल में के जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। बट होगा क्या कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो हम इसमें 6 भर देते हैं। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका मतलब साफ हो गया कि एक समूह में रखे गए जो इलेक्ट्रॉन्स थे, सॉरी एलिमेंट्स थे, उनके बाहरी कक्षा में संयोजकता देखिए एक ही है। लिथियम के बाहरी भाग में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, सोडियम के बाहरी कक्षा में संयोजकता के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम का एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसलिए लिथियम के पर सिर्फ प्लस का चार्ज, सोडियम के पास सिर्फ प्लस का चार्ज, पोटेशियम के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लस का चार्ज आता है। अगर आप यहाँ उदाहरण के तौर पे ऑक्सीजन के नीचे दूसरा एलिमेंट ले लीजिए, सल्फर ले लीजिए। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो 16 होता है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसका मतलब 2 8, चूँकि एल में आप 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, ठीक है। मगर आप कौन सी आवर्त की बात कर रहे हैं, आप तीसरे आवर्त में आ गए। ऑक्सीजन जो है वो दूसरे आवर्त में था, यानी यहाँ पर था, जबकि ये के और एल के लिए सिर्फ होता है। पहला वाला सिर्फ के लिए होता है, तीसरा वाला KLM के लिए होता है। आपको मैंने बताया जैसा कि आप जैसे ही तीसरे आवर्त में प्रवेश करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे एक कक्षा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे 2 8 और कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास और बच गए, 6 और बच गए। तो लास्ट कक्षा में यानी कह सकते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन, चूंकि जो बाहरी कोश में, सबसे बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजकता के इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब वही किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन देने या लेने के लिए पार्टिसिपेशन करते हैं, भाग लेते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को आप देखिए और सल्फर को देखिए, दोनों ही के आखिरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यही मेरा कहने का तात्पर्य है यहाँ पे कि किसी भी समूह में जो भी एलिमेंट रखे गए हैं उनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो कैल्शियम के बाहरी कक्षा में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है और बेरियम के बाहरी कक्षा में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी बात यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया कि जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे, यानी आवर्त में नीचे आते जाएंगे, 2 से 3, 3 से 4, एक कक्षा की संख्या बढ़ती जाएगी। मतलब पहले में देखते हैं एक ही कक्षा थी, दूसरे में 2 कक्षाएं, तीसरे में 3 कक्षाएं, चौथे में 4 कक्षाएं, 5 6 कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे हम दाईं ओर जाएंगे आवर्त सारणी में तो परमाणु क्रमांक जो है वो बढ़ता जाता है। अब इन सब नियमों के आधार पर 1-2 नियम और इस आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में हमको मिले जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे जैसे आप राइट साइड जाते जाएंगे, मतलब बाईं से दाईं ओर जाते जाएंगे, यानी कह सकते हैं कि लेफ्ट से आप राइट जाते जाएंगे, तो आप ध्यान दीजिए कि कक्षाओं की संख्या तो फिक्स है, यानी ये के और एल था, ये के था,
ये KLm था, तो क्या यहाँ से आगे जाने पे, मतलब जब आप बात करें सोडियम और सोडियम से जैसे आप मैग्नीशियम में गए तो क्या कक्षाओं की संख्या बढ़ी? नहीं, कक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ती है। बढ़ता क्या है फिर? ठीक है, बढ़ता होता ये है कि कक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ती मगर पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो बढ़ती जाती है। किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के साथ साथ प्रोटॉनों की संख्या ही बढ़ती जाती है। जैसे कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 था, मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 प्रोटॉन थे। इसी प्रकार से आप मैग्नीशियम या एल्युमिनियम की बात करेंगे और आगे आप जाते हैं तो एल्युमिनियम की बात करिए तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना? 13 है। इसमें 13 इलेक्ट्रॉन और 13 जो है वो प्रोटॉन है। तो कहने का मतलब ये है कि कक्षाओं की संख्या तो नहीं बढ़ रही है, बढ़ क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। तो इससे बड़ा इफेक्ट क्या आता है कि जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पे जो परमाणु परमाणु त्रिज्या है, जिसको कहते हैं परमाणु त्रिज्या, वो जो है घटती जाती है। परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। अब मैं आपको यहाँ अगर कन्फ्यूज़न है तो मैं बता दूं कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तो देखिए, कोई भी परमाणु को जो नाभिक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वहाँ से लेके जो भी बाहरी कोश होगी, सबसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, यहाँ से लेके सबसे बाहरी कोश होगी, यही इसकी क्या कहलाएगी? परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। जैसे किसी आप सर्किल की त्रिज्या निकालते हैं तो मध्य बिंदु जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ से जो ये आपका सरकमफ्रेंस होता है वहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? आप त्रिज्या यानी आर बोलते हैं। इसी प्रकार से परमाणु के लिए भी परमाणु त्रिज्या उसके नाभिक के एकदम मध्यम बिंदु से लेके जो बाहरी कोश सबसे होगी, जो आउटर शेल होगी, वहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे? परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। तो परमाणु की त्रिज्या देखते हैं, जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो लेफ्ट से राइट जो है वो परमाणु त्रिज्या क्या है? घटती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। इसका रीज़न ये है, अब आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स तो बढ़ रहे हैं, तो परमाणु त्रिज्या बढ़नी चाहिए, न्यूक्लियस और बड़ा होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। ये बात आपकी सही है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो बढ़ रहे हैं, मगर उस न्यूक्लियस का यानी उस नाभिक का अपने बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जो है वो बल जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, फोर्स ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि आपको पता है कि ये प्लस चार्ज है, प्रोटॉन प्लस का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस का चार्ज होता है, प्लस माइनस को आपस में अट्रैक्ट करता है, खींचता है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला बल बढ़ता जाता है, और इस न्यूक्लियस का चार्ज यानी इस परमाणु का चार्ज जो है वो साइज जो है वो छोटा होता जाता है। अब इसको आप इस प्रकार से समझ ले कि आप एक कैंपस है, एक स्कूल है, वहाँ पे स्कूल चल रहा है, तो टीचर की संख्या, टीचर को आप प्रोटॉन मान ले, तो टीचर की संख्या और स्टूडेंट्स को आप इलेक्ट्रॉन मान ले। तो जैसे जैसे आप जो है अध्यापकों की संख्या बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे स्कूल जो है आपका जो कैंपस है वो बहुत कंट्रोल में आता जाता है। मतलब कह सकते हैं कि बच्चे जो इधर उधर भाग रहे थे दूर दूर तक, वो डर के मारे, अध्यापकों से डर के मारे वो अपनी अपनी जगहों पर व्यवस्थित रहते हैं और थोड़ा क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं। तो एक उदाहरण के तौर पर आप बस समझ लीजिए, इसी प्रकार से जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल बढ़ता जाता है, कोशों की संख्या नहीं बढ़ती, वो निश्चित होती है, तो इसलिए परमाणु की त्रिज्या घटती जाती है। बट इसके विपरीत क्या होता है? इसके विपरीत जैसे ही आप नीचे आते जाते हैं, यानी किसी समूह में जब आप नीचे आते जाते हैं तो परमाणु की त्रिज्या बढ़ती जाती है। उसका रीज़न ये है कि भाई सोडियम से पोटेशियम आने पे 11 से सीधा 19 हो गया, मतलब कि आपके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, प्रोटॉन्स बढ़ गए, फिर भी त्रिज्या बढ़नी, आप फिर आप कहेंगे कि आप यही नियम लागू होना चाहिए और त्रिज्या घटनी चाहिए क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे बल बढ़ना चाहिए। बात सही है आपकी, वो होता है। बट यहाँ पे आपको अगर याद आ रहा हो, मैंने बताया कि किस प्रकार से शेल्स की संख्या बढ़ती जाती है, मतलब पूरी की पूरी कक्षा ही बढ़ गई। जब पूरी कक्षा ही बढ़ गई तो त्रिज्या क्या बढ़ेगी? जी हाँ, त्रिज्या बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि किसी भी आवर्त सारणी में जब भी हम बाएं से दाएं जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो त्रिज्या घटेगी, और जब भी किसी आवर्त सारणी में किसी समूह में हम ऊपर से नीचे आएंगे तो त्रिज्या हमेशा बढ़ेगी, रेडियस हमेशा बढ़ेगी। तो ये नियम आप याद रखेंगे। अब दूसरा एक इम्पॉर्टेंट क्या है नियम, इसी से आप लिंक कर सकते हैं जो मैंने आपको समझाया है, धात्विक और अधात्विक गुणों में परिवर्तन। तो अगर आप देखेंगे किसी भी आवर्त सारणी में जब आप ऊपर से नीचे आएंगे, मतलब
टॉप टू बॉटम आएंगे तो धातुओं की प्रकृति जो है वो धात्विक लक्षण कह सकते हैं वो बढ़ता जाता है। मतलब लिथियम से ज़्यादा लक्षण सोडियम के अंदर होगा धात्विक, मतलब मेटल प्रॉपर्टी, सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम के पास होगा, पोटेशियम से ज़्यादा रुबिडियम के पास होगा। ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन आता है। इसका क्वेश्चन का आंसर यहीं पे जो मैंने आपको समझाया कि जैसे जैसे किसी भी नाभिक की परमाणु की त्रिज्या बढ़ती जाती है तो इसका मतलब हो गया कि जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कम होता जाता है, बल कम होता जाता है, अट्रैक्शन कम होता जाता है। और आपको पता होगा किसी भी धातु की जो प्रॉपर्टी होती है वो निर्भर करती है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, कि धातुओं की ये गुण होता है, ये प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। तो जैसे ही परमाणु की त्रिज्या बढ़ती जाती है, मतलब कहने का ये है कि आपका कैंपस, आपका स्कूल बड़ा होता चला गया, तो जैसे जैसे स्कूल बड़ा होता चला गया वैसे वैसे टीचर्स की जो है बच्चों पर पकड़ कम होती चली गई और बच्चे कैंपस को छोड़कर निकल सकते हैं, भाग सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपका जैसे जैसे परमाणु बड़ा होता गया, नाभिक की यानी कि अध्यापकों की जो पकड़ है वो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि स्टूडेंट्स पर कम हो गई, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स परमाणु से बाहर निकल जाते हैं, यानी संयोजकता कोश को जल्दी ही छोड़ देते हैं, यानी कि मेटल प्रॉपर्टी को शो करते हैं, जो कि एक मेटल के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागना ही मेटल की प्रॉपर्टी होती है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि समूहों में ऊपर से नीचे आने पर मेटल प्रॉपर्टी बढ़ती है, और आप ये भी समझ गए होंगे कि बाएं से दाएं जाने पर मेटल की प्रॉपर्टी घटती है। ठीक है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, त्रिज्या घटती जाएगी, और त्रिज्या घटती जाएगी तो नाभिक का बल इलेक्ट्रॉनों पर यानी बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ता जाएगा, जिसके कारण मेटल प्रॉपर्टी कम होती जाएगी। और इसके ठीक विपरीत आप देखेंगे, अगर अधात्विक गुण देखेंगे तो अधात्विक गुण ठीक इसके विपरीत होता है। मतलब जैसे ही आप समूह में ऊपर से नीचे आएंगे अधात्विक गुण जो है वो घटेगा, धात्विक गुण बढ़ेगा, और जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे वो कौन सा गुण बढ़ेगा, अधात्विक गुण बढ़ेगा, धात्विक गुण घटेगा। ये ठीक इसके अपोजिट है, क्योंकि अधात्विक यानी अधातुओं की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को त्यागेंगे नहीं, उल्टा दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेंगे। इसीलिए आप देखिए लेफ्ट से राइट आने पर जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो आप ध्यान दीजिए क्लोरीन वगैरह को आप ध्यान दीजिए, क्लोरीन है और सिलिकॉन है, अब बहुत सारे आगे आप जाएंगे तो ये कार्बन है, सिलिकॉन है, चूँकि ये तो उसमें आते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन दे या ले दोनों कर सकते हैं। बट और आगे जाएंगे तो फ्लोरीन को देखिए, क्लोरीन को देखिए, ब्रोमीन को देखिए, ये सब अपने इलेक्ट्रॉन त्यागते नहीं, उल्टा ग्रहण करते हैं। जैसे कि आप HCl के केस में देखिए तो H प्लस Cl माइनस में ब्रेक होता है। आपने पढ़ा है कि क्लोरीन माइनस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका मतलब इनमें आधात्विक प्रॉपर्टी आ गई। तो बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर आधात्विक गुण की वृद्धि होती है। तो मेरे ख्याल से आप ये चीज़ समझ गए। यहाँ पे भी आपके जो चीज़ें लिखी हुई हैं देखिए, यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई जो मैंने आपको समझाया है। आधुनिक आवर्त सारणी की जो प्रवृत्ति होती है यानी कि संयोजकता, मैंने आपको बता दिया कि संयोजकता को शो करती है। उसके बाद परमाणु साइज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके साथ मैंने आपको बता दिया धात्विक और अधात्विक गुणधर्म के बारे में आपको मैंने बता दिया। इसको आप देख सकते हैं और फिर से अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मैंने उसको आपको आवर्त सारणी में एक्चुअली सारी चीज़ें क्लियर क्यों कर दी, यहाँ पे नहीं पढ़ा है क्योंकि आपको अच्छे से वो चीज़ें समझ जाएं। तो अब मुझे लगता है कि आप आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो समझ गए होंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम आपको है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, और मैं इसका एक अलग से लेक्चर आपको आवर्त सारणी जो आपकी है, आपको लग रहा होगा कि इसको याद रखना और समझना बड़ा मुश्किल है, तो मैं इसके लिए जो ट्रिक्स होती है उस ट्रिक्स के साथ आपको एक अलग लेक्चर बनाऊँगा। अभी आप इसको सिर्फ समझें, रटने की कोशिश ना करें। इस आवर्त सारणी को आपको कैसे लिखना है, कैसे याद करना है, किस एलिमेंट का, किस तत्व का क्या परमाणु क्रमांक होगा, ये सारी चीज़ें हम एक स्पेशल लेक्चर होगा उसमें इसको समझेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मेरा लेक्चर जो भी मैंने केमिस्ट्री का, ये लास्ट लेक्चर था, सारे लेक्चर्स ख़त्म हो गए हैं केमिस्ट्री के, यानी साइंस के पोर्शन में जो भी केमिस्ट्री का भाग था वो ख़त्म हो गया है। और आप जो भी लेक्चर्स उसको पढ़िए, समझिए, देखिए, और कहीं पर भी कोई भी आपको परेशानी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।